हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा फ्रॉम आरजी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एनटीए नीट बेस्ड टेस्ट नंबर 71 केमिस्ट्री का पेपर। आज है 29 जुलाई। पेपर कैसा था, कितना स्कोर अच्छा माना जाएगा, कितना स्कोर बिलो एवरेज कंसिडर किया जाएगा, इस तरह का जजमेंट हम पेपर के एंड में लेने की कोशिश करेंगे। आप भी मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं बाय पॉजिंग द वीडियो एट डिफरेंट जंक्चर्स। चलिए शुरुआत करते हैं। The first question that we have in front of us, the electronic configuration of some elements are given। ठीक है, सारे कॉन्फ़िगरेशंस ध्यान से देखिए। आपसे पूछा गया है मोस्ट आयनिक कंपाउंड किसके बीच में बनेगा। तो मोस्ट आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनेगा। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में सबसे आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो पहला वाला एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 4 दिखाई दे रहा है, ये बेरिलियम है। सेकेंड वाला एलिमेंट नियॉन है। नियॉन तो नोबल गैस है, इनएक्टिव है। थर्ड वाला एलिमेंट मैग्नीशियम है। फोर्थ वाला एलिमेंट नाइट्रोजन है। फिफ्थ वाला एलिमेंट फ्लोरीन है। ठीक है, मैग्नीशियम इन सब में सबसे ज़्यादा मेटेलिक है और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर मैग्नीशियम और फ्लोरीन के बॉन्ड में रहेगा। तो सी और ई के बीच में सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड बनेगा। पहले क्वेश्चन का आंसर है सी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रोसेस में मैक्सिमम एनर्जी रिलीज़ होगी, ये पूछा गया है। तो आप देखिए फर्स्ट वाली प्रोसेस में तो एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी। ये प्रोसेस तो एंडोथर्मिक है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। सेकेंड वाली प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन गेन कराना भी एंडोथर्मिक होता है। नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड सबशेल होती है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर रिपल्शन ज़्यादा बढ़ते हैं, प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है। अब बात आ गई फ्लोरीन और सल्फ़र में, इन दोनों को इलेक्ट्रॉन ऐड कराया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन ऐड कराने का मतलब दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर हो रही है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की होती है, हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होने के कारण ही इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने पर फ्लोरीन ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बी। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम आर गिवन टू बी इक्वल। व्हाट इज़ द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, ध्यान से करें। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पोजिशन की अनसर्टेनिटी और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π होता है। पर ये क्वेश्चन हमें इक्वालिटी के टर्म्स में ही सॉल्व करवाना चाह रहा है। तो आप एक लिमिटिंग केस में मान लें कि ये इक्वालिटी अभी होल्ड कर रही है। ठीक है, मोमेंटम को अपन लिख सकते हैं मास टाइम्स वेलोसिटी। अगर मास हमें एग्जैक्टली पता हो तो मोमेंटम का जो एरर है वो सिर्फ वेलोसिटी का एरर बन के रह जाएगा। ठीक है, ये दोनों एरर्स इक्वल हैं, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब इस इक्वेशन को हम सिंपली डेल्टा पी एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं h/4π। यहाँ से अगर मैं डेल्टा पी एक्स फाइंड करूँ तो आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ h/4π, और डेल्टा पी एक्स को अगर मैं m डेल्टा वी एक्स लिखूँ तो यहाँ से एरर इन वेलोसिटी आ रहा है। ये 4 का 2 भी बाहर निकाल सकते हैं, 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 बन जाएगा। 2 टाइम्स m स्क्वायर रूट h/π। ये है एरर इन वेलोसिटी या एरर इन स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो थर्ड ऑप्शन क्लियरली सही दिखाई दे रहा है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर सी। व्हाट इज़ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ OH-। कॉन्जुगेट बेस का मतलब OH- को अभी एसिड मानना है, एसिड मानना है OH- को, और इससे H+ रिमूव करना है। H+ रिमूव करने पर बनेगा O2-। ठीक है ना, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में सिर्फ एक H+ आयन का फ़र्क होता है। O2- इसका कॉन्जुगेट बेस है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर डी। कमिंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन N2O3। इसके लिए N2O3 की लिंकेजेस पता होनी चाहिए। ध्यान रहे दो एटम्स के बीच में सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है। तो N2O3 में जो एटम्स हैं, N2O3 का अगर हम ल्यूइस स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है ना,
लेकिन दो एटम्स के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अगर आप N2O3 का ल्यूइस स्ट्रक्चर ना भी बना पाओ तो एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि इस मॉलिक्यूल में टोटल 5 एटम्स हैं और 5 एटम्स में आप अगर उनको कनेक्ट करोगे विदाउट फॉर्मिंग अ रिंग तो 4 ही सिग्मा बॉन्ड्स बन सकते हैं। अगर पूरा स्ट्रक्चर ना भी बने तो भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स तो यहाँ पर फाइंड किए जा सकते हैं। 5th क्वेश्चन का आंसर है बी। 6th क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिट इज जे, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। ये तो एसेंशियली फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट MVR आता है। वैसे तो एंगुलर मोमेंटम R क्रॉस P होता है, लेकिन यहाँ पर उसके मैग्नीट्यूड की बात की गई है तो वो MVR आता है, और ये MVR अपन को बोला गया है कि J है। यहाँ से अगर हम चीज़ों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो MVR है J/R, दोनों तरफ स्क्वायर करें, M² V² इज इक्वल टू J²/R²। स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि मैं यहाँ पर हाफ MV² की टर्म लाना चाहता था, हाफ MV², दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और ये जो हाफ MV² है यही काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बन रहा है J²/2mR²। ऑप्शन ढूंढिए जिसके अंदर ये चीज़ दिखाई दे रही है। ध्यान से देखिए ऑप्शंस को, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। कमिंग टू 7th क्वेश्चन, कौन से आयंस जो हैं वो एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी हैं और साथ साथ डायामैग्नेटिक भी हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि लिगेंड चारों केस में सेम है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। अब इन आयंस के कॉन्फ़िगरेशन पर नज़र डालिए। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d10, 3d सबशेल फुली फिल्ड है, तो ये तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो ही नहीं सकता, मतलब d ऑर्बिटल के अंदर पेयरिंग तो पहले ही हो चुकी है, फुली फिल्ड तो ये ऑलरेडी है, तो इसमें तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होना ही होगा। हमें d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाली सिचुएशन पहचाननी है। ऐसे ही निकल 2+ में कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d8। इसके अंदर भी आप दो इनर d ऑर्बिटल्स खाली नहीं करा सकते, इसमें भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ही करना पड़ेगा। क्रोमियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d3, इसमें तो 2 d ऑर्बिटल्स ऑलरेडी खाली ही रहेंगे, ठीक है ना, 3d सबशेल के 2 ऑर्बिटल्स ऑलरेडी खाली रहेंगे, तो इसमें d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ज़रूर होगा, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक रहेगा, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। इसका मतलब आंसर डी ही होगा। उसको भी जस्टिफाई कर लेते हैं। कोबाल्ट 3+ का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6 है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपन पेयर कर देंगे। ऐसा करने पर अपने पास 2 d ऑर्बिटल्स 3d ऑर्बिटल्स खाली हो जाएंगे और फिर d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो पाएगा। तो ये आयन जो बन रहा है, कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, या डायामैग्नेटिक भी है, एट द सेम टाइम एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि इसमें इनर शेल के d ऑर्बिटल्स का यूज़ आ रहा है। 7th क्वेश्चन का आंसर डी। कमिंग टू 8th क्वेश्चन, कौन से कंपाउंड में जो हाइड्रोक्सिलिक प्रोटॉन है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है? मतलब ऑक्सीजन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन की बात करी जा रही है। तो आप इन सबको ऑब्जर्व कीजिए, इनमें फ़र्क इस हैलोजन के अटैचमेंट का है। हैलोजन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और OH ग्रुप के जितना ज़्यादा पास लगा होगा उतना ही ये OH बॉन्ड को वीकर बनाएगा। तो सबसे ज़्यादा पास फ्लोरीन जो है वो D वाले कंपाउंड में लगा हुआ है। इस केस में ये OH बॉन्ड को वीकर बनाएगा, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा और हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। मोस्ट ईजीली डिसोसिएबल हाइड्रोजन अपन को D ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो 8th का आंसर D। 9th क्वेश्चन, PV/kT क्या रिप्रेजेंट करता है? K आपको पता होना चाहिए R/Na होता है। K को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर K की वैल्यू R/Na सब्सटीट्यूट कर दी जाए तो ये Na ऊपर आ जाएगा,
ठीक है ना, ये वाली क्वांटिटी इस तरह से बन जाएगी। और पी वी बाई आर टी अपन जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, पी वी बाई आर टी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। और नंबर ऑफ मोल्स का वो गैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। जो उस कंटेनर प्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे इस क्वांटिटी से। तो 9th क्वेश्चन का आंसर डी। 10th क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट में रिएक्शन इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सिलेबस से बाहर की रिएक्शन है। बर्च रिडक्शन में एक्चुअली बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाती है, डाईईन में कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन, आइसोलेटेड डाईईन में। तो ये बर्च रिडक्शन की स्टेप के बाद फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट ये बनेगा। और फिर अपन इसकी कर रहे हैं ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होकर उसकी जगह कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएंगे। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएगा व्हेन यू डू ओजोनोलिसिस। तो इसके दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक तो है ये CHO CH2 CHO और दूसरा है CH3CO CH2 CHO। अब अगर आप ऑप्शंस देखें तो ए ऑप्शन डेफिनेटली आंसर नहीं है, ठीक है ना। CHO CH2 CHO भी नहीं दिख रहा है किसी ऑप्शन में अपन को, C और D भी सही नहीं है, लेकिन B अपन को यहाँ दिख रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये वाला प्रोडक्ट B ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो 10th क्वेश्चन का आंसर B। कमिंग टू 11th क्वेश्चन, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 5 ग्राम ऑफ आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है, उसको स्टीम में कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेल्सियस पर। आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखा है और वेपराइजेशन दे रखा है वाटर के लिए, ये रही वो वैल्यूज़। एट द सेम टाइम आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी गिवन है। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, पहले आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस को अपन को लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। फिर लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस को हीट करके लिक्विड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। फिर लिक्विड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस को हीट करके स्टीम में कन्वर्ट करना है अगेन एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके काम आएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और इस स्टेप में आपका काम आएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और यहाँ आपके काम आएगा वाटर का स्पेसिफिक हीट। अपने पास 5 ग्राम आइस है। आप देखिए, अगर आपके पास 1 ग्राम आइस होती तो आपको 80 कैलोरी हीट देनी पड़ती उसको मेल्ट करने के लिए, लेकिन अभी 5 ग्राम आइस है तो अपन को 5 टाइम्स 80 कैलोरी हीट इस स्टेप में देनी पड़ेगी। दूसरा स्टेप, हैसेस लॉ के अकॉर्डिंग स्टेप्स के एंथैल्पी चेंजेस को ऐड करने पर ही ओवरऑल एंथैल्पी चेंज मिलेगा। दूसरे स्टेप में हम लिक्विड वाटर को हीट कर रहे हैं, फॉर्मूला लगेगा MS डेल्टा T। मास है 5 ग्राम्स, स्पेसिफिक हीट है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, टेम्परेचर में चेंज आया 100 केल्विन। और जो तीसरा स्टेप है उसमें अपन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 ग्राम वाटर को वेपराइज करने में 540 कैलोरी हीट देनी पड़ती है। फिर अपने पास 5 ग्राम आइस है, 5 ग्राम लिक्विड वाटर है, तो उसको वेपराइज करने के लिए 5 टाइम्स 540 कैलोरी ऑफ हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ हीट। तो इसको सॉल्व करें, ये 400 प्लस 500 प्लस 2700, टोटल हीट रिक्वायरमेंट आ रहा है 3600 कैलोरी। 3600 कैलोरी को आप ऑप्शंस में सर्च करिए, ये आपको सेकंड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। कमिंग टू 12th क्वेश्चन, अगर D बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट करता हो तो करेक्ट रिलेशन आइडेंटिफाई करें। यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखें तो N2 और N2 प्लस की बॉन्ड लेंथ कंपेयर की जा रही है, O2 और O2 प्लस की बॉन्ड लेंथ कंपेयर की जा रही है। तो यहाँ पर आपके काम आएंगे बॉन्ड ऑर्डर्स। N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 होता है, N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, 2 पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू एमओ थ्योरी। यहाँ पर एमओ थ्योरी अप्लाई करनी है। और O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है। इसके लिए आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखने पड़ेंगे, उम्मीद है आप लोग लिख लेंगे। तो हायर बॉन्ड ऑर्डर होने पर स्मॉलर बॉन्ड लेंथ मिलेगी,
जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही दोनों न्यूक्लियस पास में होंगे और बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगी, ठीक है ना। तो स्मॉलर बॉन्ड लेंथ O2+ में मिलेगी, स्मॉलर बॉन्ड लेंथ N2 और N2+ में कंपेयर किया जाए तो N2 में मिलेगी। तो N2 की बॉन्ड लेंथ स्मॉलर और O2+ की बॉन्ड लेंथ स्मॉलर है। केयरफुली ऑप्शंस देखें, ये बात आपको सेकंड ऑप्शन में नज़र आएगी, ठीक है। 12th का आंसर बी। कमिंग टू 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल और हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ किया जा रहा है। SN2 रिएक्शन का रेट किस फैक्टर से चेंज होगा? तो ध्यान रखिए, जो SN2 रिएक्शन होती है उसका रेट एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 होता है। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल करें तो रेट ट्रिपल हो जानी चाहिए, और OH- की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करें तो रेट हाफ हो जाना चाहिए। एक के कारण 3 फैक्टर से चेंज और एक के कारण हाफ के फैक्टर से चेंज। ओवरऑल जो रेट है वो कितने टाइम्स हो जाएगी? 3/2 टाइम्स, मतलब 1.5 टाइम्स। 13th क्वेश्चन का आंसर बी। कमिंग टू 14th क्वेश्चन। FeCl3 प्लस पोटेशियम थायोसाइनेट, ध्यान से देखिए, थायोसाइनेट है, साइनेट नहीं है या साइनाइड नहीं है। कलर ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा? तो यहाँ पर बेसिकली फेरिक आयंस की रिएक्शन होगी थायोसाइनेट आयंस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर थायोसाइनेट आयन SCN- के साथ रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट बनेगा FeSCN होल थ्राइस। ये जो प्रोडक्ट है इसका कलर ब्लड रेड कलर का होता है। फेरिक थायोसाइनेट का कलर ब्लड रेड कलर होता है। ये बात आपको एज अ फैक्ट पता होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन मार्क कर पाएंगे। 14th का आंसर ए। कमिंग टू 15th क्वेश्चन। आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है एक वीक एसिड के सॉल्यूशन की, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी दे रखी है। इन दोनों की मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? अल्फ़ा। लैम्डा इक्विवेलेंट एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये वैल्यू आ रही है 10/200 1/20। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो अल्फ़ा है इसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं कि H+ आयंस कितने बने। जो वीक एसिड है वो डिसोसिएट होकर H+ आयंस और A- आयंस बना रहा है। इक्विलिब्रियम पर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन रह जाएगी C0 1 - अल्फ़ा, H+ आयंस बन जाएंगे C0 अल्फ़ा, A- भी C0 अल्फ़ा। ये C0 अल्फ़ा हमें फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम pH तक पहुंच पाएंगे। आप देखिए, आपको pH फाइंड करना है। तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन, जबकि C0 वैल्यू है 0.1 टाइम्स 1/20 मोलर, मतलब 1/200 मोलर। अब आप जानते हैं pH क्या होता है? -log H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। जब आप ये चीज़ करने जाओगे तो आपको log of 200 लेना पड़ेगा, और log of 200 आएगा 2.3। ध्यान रहे, log 2 की वैल्यू क्या होती है? रफली 0.3। ये फैक्ट यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा। 15th क्वेश्चन का आंसर सी। कमिंग टू 16th क्वेश्चन। कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। चारों रिएक्शंस ध्यान से देखिए। ये जो सेकंड वाली रिएक्शन है इसमें OH- ग्रुप को Br- से सब्सटीट्यूट करवाना चाह रहे हैं, बट Br- इज़ अ वीकर न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू OH-। OH- इज़ अ पुअर लीविंग ग्रुप, तो ये वाली रिएक्शन तो नहीं होगी। ऐसे ही क्लोराइड आयन को OH- डिस्प्लेस नहीं कर सकता बेंजीन रिंग पर अटैच्ड क्लोराइड आयन को, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में, और वो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है और OH- उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता। इसी तरह से ये जो फोर्थ वाली रिएक्शन है इसमें एसिटाइलिन का हाइड्रोजन एसिडिक ज़रूर होता है, बट इट इज़ अ वेरी वेरी वीकली एसिडिक हाइड्रोजन, और NaOH इसको रिमूव नहीं कर पाता। NaOH से स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कराने के लिए। तो जो रिएक्शन यहाँ पर क्लियरली पॉसिबल है वो फर्स्ट वाली रिएक्शन है,
यहाँ पर SN2 रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, और मिथाइल अल्कोहल बनेगा। 16th का आंसर ए। 17th क्वेश्चन, डाइबोरेन में बॉन्ड एंगल्स क्या होते हैं? अब ये बात हमको एज अ फैक्ट पता होनी चाहिए। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, इसको बनाना शेप्ड, इसमें बनाना बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रिज्ड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये लेफ़्ट और राइट में जो HBH एंगल्स दिख रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री होते हैं, और ये बीच में जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बन रहे हैं, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो HBH एंगल्स मिलते हैं वो रफली 97 डिग्री के मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको एज अ फैक्ट पता होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। 17th का आंसर है बी। ध्यान रखिएगा आगे के लिए अगर आप अभी नहीं कर पाए तो। इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस, टेम्परेचर फिक्स रख रहे हैं, ऐसा करने से इक्विलिब्रियम कब अफेक्ट हो सकता है? तो ये क्वेश्चन ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ध्यान रहे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया है तो इनर्ट गैस को ऐड करने से इक्विलिब्रियम कभी भी अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो फिर इनर्ट गैस के ऐड करने के बाद भी पहले से जो गैसेस प्रेजेंट हैं उनके पार्शियल प्रेशर्स तो बदलेंगे नहीं, और पार्शियल प्रेशर्स नहीं बदले तो फिर इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इक्विलिब्रियम तभी डिस्टर्ब हो सकता है जब हम टोटल प्रेशर को कांस्टेंट रखें। टोटल प्रेशर का मतलब पहले से जो रिएक्टिंग गैसेस का ओरिजिनल प्रेशर था वो अभी फाइनली भी टोटल गैसेस के रिएक्टिंग गैसेस प्लस प्रेशर ऑफ इनर्ट गैस दोनों के सम के बराबर है। इसका मतलब अभी जो प्रेशर ऑफ रिएक्टिंग गैसेस है वो ओरिजिनल प्रेशर के इक्वल नहीं है। अगर प्रेशर ऑफ रिएक्टिंग गैस जो अब है वो कंपेयर किया जाए तो वो कम आएगा ओरिजिनल टोटल प्रेशर के मुकाबले, और अगर रिएक्टिंग गैसेस का टोटल प्रेशर कम हुआ है तो रिएक्शन मिक्सचर प्रेशर बढ़ाने वाली दिशा में जाएगा, मतलब हायर गैस मोल्स वाली दिशा में जाएगा, मतलब डेल्टा NG नॉन ज़ीरो होना ही चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो पाएगा। तो 18th क्वेश्चन का आंसर होगा बी। इसके लिए आपको ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल की थ्योरी एक बार रिविजिट करनी पड़ेगी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। 19th क्वेश्चन में एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन दी हुई है और इसमें अपन को ये बताना है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अंडरगो कर रहा है। तो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स मार्क करने की कोशिश करें तो लेफ्ट में टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और राइट में +4 है। क्लोरीन का -1 और -1 ही बना हुआ है, इसका मतलब क्लोराइड ना तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और ना रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब डी तो आंसर हो नहीं सकता। और टिन ऑक्सीडाइज हो रहा है, टिन ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब आंसर या तो बी होगा या फिर सी होगा। अब बी में अगर आप देखें तो बोला गया है कि क्रोमीन का रिडक्शन हो रहा है, क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है, पर ध्यान रहे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो हाईएस्ट हो सकता है वो +6 है। क्रोमेट आयन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्रोमियम। इसका मतलब ये रिडक्शन से नहीं बन सकता, ऑक्सीडेशन से ही बन सकता है। क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है, ये बात गलत होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी हम मार्क कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से मार्क करना चाह रहे हैं तो फिर आपको CrO5 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। CrO5 का जो शेप होता है वो एक बटरफ्लाई शेप होता है, इस मॉलिक्यूल का शेप बटरफ्लाई शेप माना जाता है। आप देख सकते हैं बटरफ्लाई जैसा शेप है, और इसमें परऑक्सी लिंकेजेस हैं। ये परऑक्सी लिंकेजेस के कारण ऑक्सीजन एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -1 है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 ही है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो क्रोमियम ना तो ऑक्सीडाइज हुआ है और ना ही रिड्यूस। ऑक्सीजन -1 से -2 में गया है, मतलब ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है। इस तरह से भी हम आंसर मार्क कर सकते हैं, आंसर होगा सी। कमिंग टू 20th क्वेश्चन, हिंसबर्ग रिएजेंट किसको कहते हैं? ये तो आपको पता होना चाहिए। हिंसबर्ग रिएजेंट ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। ये एक टेस्ट में काम आता है फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स।
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स। अगर इसकी थ्योरी आप लोग थोड़ा भूलने लगे हैं तो आप रिवाइज करिए। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज हिंसबर्ग रिएजेंट। आंसर इज सी। 21st क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बताना है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। P4O10 सॉलिड है, P4 सॉलिड है, ये तो Kc के एक्सप्रेशन में आएंगे नहीं, सिर्फ O2 आएगा Kc के एक्सप्रेशन में, और वो भी डिनोमिनेटर में आएगा। 1/O2 टू द पावर 5। 21st का आंसर बी। कमिंग टू 22nd क्वेश्चन, फिनॉल और बेंजोइक एसिड को सेपरेट करना है, ठीक है ना। तो जो स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं उनके साथ तो फिनॉल भी रिएक्ट कर जाता है, बेंजोइक एसिड तो रिएक्ट करेगा ही। इन सब के साथ अगर आप फिनॉल की रिएक्शन कराओगे तो फिनॉल फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इन सब के साथ बेंजोइक एसिड भी डेफिनेटली रिएक्ट कर जाएगा, बेंजोएट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे तो डिस्टिंग्विश हो नहीं पाएगा। ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये एक वीकर बेस है, वीक बेस है, और इसके साथ सिर्फ बेंजोइक एसिड ही रिएक्ट करता है, फिनॉल रिएक्ट नहीं करता। इसका मतलब एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन में बेंजोइक एसिड डिसॉल्व हो जाएगा, फिनॉल डिसॉल्व नहीं होगा, और फिर हम इनको सेपरेट कर पाएंगे। 22 का आंसर ए। 23 आप देखें, डेल्टा एच का साइन नेगेटिव, डेल्टा एस का साइन नेगेटिव। अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों नेगेटिव हों तो इस तरह की रिएक्शंस एक टेम्परेचर के नीचे स्पॉन्टेनियस होती हैं, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। डेल्टा एच का नेगेटिव होना स्पॉन्टेनिटी के फेवर में है, डेल्टा एस का नेगेटिव होना स्पॉन्टेनिटी के अगेंस्ट है, ठीक है ना। एक फैक्टर फेवर में, एक फैक्टर अगेंस्ट है, तो इस तरह की रिएक्शंस में टेम्परेचर का रोल आता है। फॉर स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। अब आप देखिए ये वाला जो टर्म है ये नेगेटिव है, और टी डेल्टा एस वाला टर्म पॉजिटिव है, सॉरी टी डेल्टा एस वाला टर्म भी नेगेटिव है, माइनस टी डेल्टा एस वाला टर्म पॉजिटिव है। नेगेटिव माइनस नेगेटिव को नेगेटिव रखना है, नेगेटिव माइनस नेगेटिव को नेगेटिव रखना है, इसका मतलब ये वाला टर्म छोटा होना चाहिए, ये वाला टर्म स्मॉलर होना चाहिए, और ये तभी स्मॉलर हो पाएगा जब टेम्परेचर लोअर हो। एक टेम्परेचर के नीचे ही ये रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होती हैं। 23 का आंसर डी। कमिंग टू 24th क्वेश्चन, HBr के साथ रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर बनाना है। तो HBr के साथ जब रिएक्शन होगी तो पहले H+ का एब्स्ट्रैक्शन होगा और कार्बोकेटायन बनेगा, एल्कीन वाले ग्रुप पर अटैक होगा, कार्बोकेटायन बनेगा तीनों केस में। रेट ऑफ रिएक्शन इसी बात पर डिपेंड करेगी कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या है। ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बना तो फास्टर बनेगा, और फास्टर बना तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। तो आप देखिए कि फर्स्ट वाले केस में और थर्ड वाले केस में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने में काम आएगा, एंड नाइट्रोजन इज़ अ बेटर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी उसमें ज़्यादा है। और अगर नाइट्रोजन बेटर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इसका मतलब ये जो थर्ड वाला कार्बोकेटायन है ये मोस्ट स्टेबल होगा, रिलेटिवली द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, और सेकेंड वाला जो कार्बोकेटायन बन रहा है ये लीस्ट स्टेबल होगा। तो फास्टेस्ट रिएक्शन R वाले केस में होगी और स्लोएस्ट रिएक्शन Q वाले केस में होगी। तो आंसर होना चाहिए ए। कमिंग टू 25th क्वेश्चन, किस किस सॉल्ट सॉल्यूशन का pH इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन से। ये बात एक्चुअली वैलिड होती है फॉर अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड अ वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट सॉल्यूशन के लिए pH इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट आता है, या फिर वो सॉल्यूशन हो एक एम्फीप्रोटिक स्पीशीज़ का, एक ऐसे स्पीशीज़ का जो प्रोटॉन रिलीज भी कर सके और एक्सेप्ट भी कर सके। तो आप देखेंगे कि सेकेंड केस में जो H2PO4 माइनस है ये प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है, एम्फीप्रोटिक है ये, और ऐसे स्पीशीज़ का सॉल्यूशन का pH इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। और यही बात थर्ड केस में भी दिख रही है, HPO4 2- भी एम्फीप्रोटिक है। फोर्थ वाले केस में जो सॉल्ट बन रहा है वो HCN और NH3 का सॉल्ट है, ये एक वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है।
ऐसे ही फर्स्ट वाले केस में जो सॉल्ट बना है वो एसिटिक एसिड और पिरिडीन का सॉल्ट है, C5H5NH+, C5H5NH+, NH, C5H5N, ये पिरिडीन और एसिटिक एसिड के बीच में बनने वाला सॉल्ट है। पिरिडीन भी एक वीक बेस है, एसिटिक एसिड भी एक वीक एसिड है। तो चारों केसेस में वीक एसिड, वीक बेस या एम्फीप्रोटिक स्पीशीज़ का कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है। चारों केसेस में पीएच इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होगा। आंसर होगा ए। 26th क्वेश्चन, ग्लिसरॉल की HSO4- के साथ हीटिंग की जा रही है। ये एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। तो इसमें एक कार्बन से H का लॉस होगा और एक कार्बन से OH का लॉस। हीट करने पर डिहाइड्रेशन होता है और पास वाले कार्बन एटम से H+ और OH- का लॉस होता है। कुल मिलाकर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है और मॉलिक्यूल बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH OH। अब ये जो मॉलिक्यूल बना है इसमें इनऑल ग्रुप दिख रहा है कि कार्बन पर डबल बॉन्ड और एल्कोहलिक ग्रुप दिख रहा है। तो यहाँ पर टॉटोमेराइजेशन होगा, इनॉल फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड फॉर्म में। ठीक है, इनॉल विल गेट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड और ऐसा करने से बनेगा एक्राइल एल्डिहाइड। इस कंपाउंड को बोलते हैं एक्राइल एल्डिहाइड। और इस एक्राइल एल्डिहाइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं ये हमको काउंट करना है। 3, 2, 3, टोटल 8 एटम्स। आंसर होगा डी। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रिएक्शन पता होनी चाहिए। 27th क्वेश्चन, बोरेट फॉर्म्स ग्रीन कलर फ्लेम व्हेन बर्न्ड विद concentrated H2SO4 and ethanol. Green color flame is obtained due to the formation of, तो बोरेट आयन होता है BO3 3-। पहले अपने पास जो कंपाउंड होगा वो Na2B4O7 होगा। उसके अपन H2SO4 से जब रिएक्शन कराएंगे तो इस रिएक्शन में अपन को ऑर्थोबोरिक एसिड ऑब्टेन होगा H3BO3 अपार्ट फ्रॉम सोडियम सल्फेट। और फिर ये जो ऑर्थोबोरिक एसिड है इसकी रिएक्शन करा रहे हैं इथेनॉल से C2H5OH। यहाँ पर अपने काम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल आएंगे और इस प्रोसेस में एक्चुअली एक तरह से एस्टरिफिकेशन होता है। C2H5O3B plus H2O is formed। इसको आप C2H5(BO3) भी लिख सकते हैं, ट्राई एथाइल बोरेट। इस कंपाउंड का नाम है ट्राई एथाइल बोरेट। तो ऑर्थोबोरिक एसिड और इथेनॉल के बीच में एक तरह से एस्टरिफिकेशन होता है, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं और ट्राई एथाइल बोरेट बनता है। इसी के कारण ग्रीन कलर की फ्लेम ऑब्जर्व होती है। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। ठीक है, आई थिंक आंसर की में सी दिया हुआ है, सी आंसर नहीं होगा, आंसर ए होगा। ठीक है, दैट वुड बी अ करेक्शन इन द आंसर की। 28th क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना है। pH 10 है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना है तो फिर ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखिए। H2 का ऑक्सीडेशन, ठीक है। E0 ऑक्सीडेशन तो 0 होता है H2H+ कपल के लिए। E ऑक्सीडेशन फाइंड करना है। यहाँ पर अपन नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। E ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू E0 ऑक्सीडेशन -2.303 RT/NF log Q, और Q में लिखेंगे H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। ये E0 ऑक्सीडेशन तो 0 है, ठीक है। और 25 डिग्री सेल्सियस पर ये क्वांटिटी 0.059 होती है। नीचे 2 का फैक्टर है। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर है।
लॉग के अंदर आप देखेंगे H प्लस का स्क्वायर है, जिससे कि अपन 2 को बाहर निकाल सकते हैं, सही है ना। 2 बाहर निकलने पर नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए इस इक्वेशन में आपको माइनस लॉग H प्लस दिखाई दे रहा है। माइनस लॉग H प्लस को ही अपन pH कहते हैं, और pH वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10 है। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा 0.59 वोल्ट्स। इस क्वेश्चन का आंसर बी। Coming to 29th question, what fraction of an indicator is in its basic form at a pH of 6 if the pKa of the indicator is 5? इंडिकेटर HIN जो होता है उसके 2 फॉर्म्स होते हैं, एसिड फॉर्म एंड बेस फॉर्म। दोनों के डिफरेंट कलर्स होना ज़रूरी है, तभी हम इस पेयर को एज एन इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। HIN अगर आप वाटर में डालें तो कुछ इस तरह की रिएक्शन होगी, और इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो KIN है। KIN का एक्सप्रेशन हो जाएगा IN माइनस कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H3O इंटू H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HIN कॉन्सेंट्रेशन। अब आप ध्यान से देखिए, pKa ऑफ द इंडिकेटर 5 है, इसका मतलब जो KIN वैल्यू है वो 10 टू द पावर -5 है, यही Ka है। और pH 6 है, इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -6 मोलर है। ये वैल्यूज़ अपन इस वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 10 टू द पावर -5 IN माइनस अपॉन HIN इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे कि IN माइनस अपॉन HIN की वैल्यू आ जाएगी 10, मतलब बेस फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन एसिड फॉर्म से 10 गुना ज़्यादा है। अगर टोटल एसिड और बेस फॉर्म का टोटल अमाउंट देखा जाए IN माइनस प्लस HIN, तो उसमें बेस फॉर्म का फ्रैक्शन 10/11 है। मतलब एसिड और बेस फॉर्म दोनों को मिलाया जाए तो उसमें बेस फॉर्म 10/11 फ्रैक्शन है और एसिड फॉर्म 1/11 फ्रैक्शन है। तो क्वेश्चन में आपसे बेस फॉर्म का फ्रैक्शन पूछा है जो कि 10/11 हो जाएगा। ठीक है, 29th क्वेश्चन का आंसर है सी। कमिंग टू 30th क्वेश्चन, ये तो रीमर टीमन रिएक्शन है। वैसे भी OH के रिस्पेक्ट में पैरा पोजिशन ब्लॉक्ड दिख रही है, तो OH के रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजिशन है वहीं पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। इसका प्रोडक्ट सैलिसिल्डिहाइड बनता था, बस यहाँ पर अब CH3 भी प्रेजेंट है पैरा पोजिशन पर। आंसर होगा ए। कमिंग टू द 31st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिएक्ट विद बोथ HCl एंड NaOH? ये रिएक्शन तो वही दे सकते हैं जो एम्फोटेरिक हों। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेज आर एबल टू रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज बेसिस। ZnOH होल ट्वाइस एम्फोटेरिक है, ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। BeO भी एम्फोटेरिक है। जिंक एलिमेंट हो या जिंक क्लोराइड हो या जिंक हाइड्रोक्साइड हो, ये सब एम्फोटेरिक होते हैं। ऐसे ही Al2O3 भी एम्फोटेरिक है। तीनों ही कंपाउंड्स एम्फोटेरिक हैं, इसका मतलब तीनों के तीनों एसिड और बेस से रिएक्ट कर पाएंगे। 32nd क्वेश्चन, वॉल्यूम रेशियो 6 नॉर्मल HCl और 2 नॉर्मल HCl का, जिससे कि हमें 100 मिलीलीटर और 5 नॉर्मल HCl सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि 6 नॉर्मल HCl सोल्यूशन आपने Xml लिया है और 2 नॉर्मल HCl सोल्यूशन हो जाएगा 100 माइनस Xml। बस यहाँ से अपन को नॉर्मेलिटी में वर्क करें या मोलैरिटी में, एक ही बात पड़ेगी। नॉर्मेलिटी को ही मोलैरिटी भी कह सकते हैं अगर आप मोलैरिटी में कंफर्टेबल हों। तो फर्स्ट वाले सोल्यूशन में जो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं HCl के वो हो जाएंगे 6x मिली इक्विवेलेंट्स, और सेकेंड वाले सोल्यूशन में हो जाएंगे 100 माइनस x टाइम्स 2 मिली इक्विवेलेंट्स। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये फाइनल सोल्यूशन के मिली इक्विवेलेंट्स के बराबर होना चाहिए।
जो कि 100 टाइम्स 5 है, मिली इक्विवेलेंट्स। यहाँ से अपने पास इक्वेशन बन रही है 6x + 200 - 2x = 500। ठीक है, सॉल्व करें तो 4x = 300 आ रहा है और x आ रहा है 75। इसका मतलब जो 6 नॉर्मल HCl सोल्यूशन है वो 75 मिलीलीटर लेना होगा। तो 2 नॉर्मल HCl सोल्यूशन ऑब्वियसली 25 मिलीलीटर लेना होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम 100 ml है। तो 75:25 हमें फाइंड करना है, जो कि आएगा 3:1। 3:1 इज द आंसर। मार्क द फर्स्ट ऑप्शन। कमिंग टू 33rd क्वेश्चन, लीविंग ग्रुप एबिलिटी अपन को कंपेयर करनी है। तो ये जो फोर्थ वाला लीविंग ग्रुप है एनायन है, ये तो सुपर लीविंग ग्रुप होता है, इसको ट्राइफ्लोरोसल्फोनेट आयन है, इसको ट्रिफ्लेट आयन भी कहते हैं। इट्स अ वेरी वेरी गुड लीविंग ग्रुप और उसका कारण है इसका स्टेबलाइजेशन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। इसमें ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ये CF3 के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण भी स्टेबलाइज हो रहा है और जो ऑक्सीजन एटम्स सल्फर पर लगे हुए हैं इनके साथ रेजोनेंस के कारण भी डीलोकलाइज हो रहा है। तो ये हाईली स्टेबल नेगेटिव चार्ज है। तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी में फोर्थ वाला स्पीशीज सबसे आगे है, थर्ड वाला स्पीशीज़ सेकंड नंबर पर है। ये एसीटेट आयन है और ये मेथॉक्साइड आयन। एसीटेट आयन में भी आपको पता होगा रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, रेजोनेंस के कारण एसीटेट आयन भी स्टेबल है, मेथॉक्साइड आयन लीस्ट स्टेबल रहेगा। तो सेकंड वाला लीविंग ग्रुप पुअरेस्ट है और फोर्थ वाला लीविंग ग्रुप बेस्ट है। फोर्थ देन थर्ड देन फर्स्ट देन सेकंड, ये चीज़ें अपन को फोर्थ ऑप्शन में दिखाई दे रही हैं। 33rd का आंसर 4। कमिंग टू 34th क्वेश्चन, बैक साइड अटैक मतलब SN2 अटैक की बात हो रही है। 2-ब्रोमोब्यूटेन में मेथॉक्साइड आयन के द्वारा हुआ, उससे जो प्रोडक्ट बना वो अपन को यहाँ पर नीचे दिखाया हुआ है। कौन सा फिशर प्रोजेक्शन 2-ब्रोमोब्यूटेन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ध्यान से देखिए, ये तो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मेथॉक्साइड आयन के अटैक के द्वारा बना है। तो बैक साइड अटैक हुआ होगा, इसका मतलब पहले जो ब्रोमीन लगा था वो इस तरफ लगा होगा, नीचे की तरफ, और अपन जानते हैं कि ये इन्वर्जन हुआ है कॉन्फ़िगरेशन का। इसका मतलब ये H पहले ऊपर की तरफ रहा होगा, ये थाइल भी ऊपर की तरफ रहा होगा, हालांकि पीछे होगा प्लेन के लेकिन ऊपर होगा। अम्ब्रेला इन्वर्ट हुआ है, इसको वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। तो ओरिजिनल कंपाउंड ये रहा होगा। इसमें अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन असाइन करूँ RS नेमिंग के, RS कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये है, सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप है ये है, थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप ये है। फिर अगर अपन अपना हाथ रोटेट करें, राइट हैंड रोटेट करें 1 से 2 से 3, तो आप देखेंगे क्लॉकवाइज रोटेट होगा। क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब ये R होना चाहिए था, बट क्योंकि ये जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है ये हमारी तरफ आ रहा है, अवे फ्रॉम द व्यूअर नहीं जा रहा है, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन S होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इन सभी ऑप्शंस में भी कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई करना है। अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो आप देखेंगे कि A, B और C में कॉन्फ़िगरेशन R ही है, D में कॉन्फ़िगरेशन S है। देखिए कैसे, Br की कॉन्फ़िगरेशन की प्रायोरिटी 1 है, इथाइल की 2 है, मिथाइल की 3 है। अब आप 1 से 2 से 3 हाथ घुमाइए, राइट हैंड घुमाइए। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज होने पर कॉन्फ़िगरेशन वैसे R होता है, लेकिन वो तब होता है जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप व्यूअर से दूर हो। अभी ये जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है ये टुवर्ड्स द व्यूअर है, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन जो R लग रहा है वो एक्चुअली S है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन D। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35th क्वेश्चन में अपन को फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशन बताना है। ध्यान रहे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेटेड होता है डेल्टा G0 से। डेल्टा G0 इज रिलेटेड टू K। ठीक है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू -RT ln K। चारों ऑप्शंस मिलते जुलते हैं, ध्यान से सिलेक्ट करिएगा, अदरवाइज गलती होने की संभावना भी है। इसका आंसर है A। 35th का आंसर A। कमिंग टू 36th क्वेश्चन, एक सोल्यूशन है जिसमें 500 ग्राम प्रोटीन पर लीटर डिजॉल्व है। ये सोल्यूशन आइसोटोनिक है,
एक दूसरे सोल्यूशन के साथ जिसमें 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज पर लीटर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन ये हो तो आपको 10 की पावर जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, करते हैं। आइसोटोनिक होने का मतलब यही हो गया कि यहाँ पर सेम कॉन्सेंट्रेशन होगी सॉल्यूट की। आइसोटोनिक का मतलब वैसे तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने के लिए कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर सेम होनी पड़ेगी, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोल्स पर लीटर सेम होंगे। प्रोटीन का मास 500 ग्राम्स है, इसका मोलर मास अभी अननोन है, मान लीजिए वो m है। और सुक्रोज होता है C12H22O11, इसका मोलर मास 342 ग्राम्स पर मोल आता है। तो आप 3.42 को 342 से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, वॉल्यूम दोनों केस में 1 लीटर है, पर लीटर दिया हुआ है अपन को। तो यहाँ से आप देखेंगे कि m की वैल्यू आ रही है 500/0.01 ग्राम्स पर मोल, यही मोलर मास है। इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁴ ग्राम्स पर मोल। ये 10 की पावर ही अपन को आइडेंटिफाई करनी थी, और ये 10 की पावर आ रही है 4। 36 का आंसर C। कमिंग टू 37th क्वेश्चन, ये IUPAC नेमिंग पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले तो आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये इसमें एक एसिड ग्रुप भी है और एक एस्टर ग्रुप भी है, बट एसिड ग्रुप इज़ हाई प्रायोरिटी, हायर इन प्रायोरिटी। अपने डेरिवेटिव्स के मुकाबले कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो इस एस्टर ग्रुप को अपन सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे, और फिर अपन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे जो कि 5 कार्बन की मिल रही है। ये जो ग्रुप है इसको अपन नाम देंगे इथॉक्सी कार्बोनिल, इथॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप। इथॉक्सी होता है C2H5O, और C डबल बॉन्ड O को बोल रहे हैं कार्बोनिल। ठीक है ना, और ये 4th पोजीशन पर लगा हुआ है, 4th इथॉक्सी कार्बोनिल पेंट 3 ओइक एसिड। ये बात अपन को 4th ऑप्शन में दिखाई दे रही है, 1st ऑप्शन में दिखाई दे रही है। 37th का आंसर है A। 38th क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बताना है परसेंटेज बाय मास सोडियम थायोसल्फेट का। उसका 3 मोलर सोल्यूशन है जिसकी डेंसिटी 1.25 ग्राम्स पर मिलीलीटर है। तो परसेंटेज बाय मास बताना है आपको, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ये चीज़ करनी है। तो अपन अज्यूम कर लेते हैं, मोलैरिटी गिवन होने पर अज्यूम कर लेना चाहिए 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन अज्यूम करने के बाद अपन को पता चल रहा है कि उसमें 3 मोल सोडियम थायोसल्फेट होगा। इसको अब अपन मास में कन्वर्ट कर लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है, 23 का डबल 46, 32 का डबल 64, और 16 का ट्रिपल 48। इन सब चीज़ों को ऐड करें तो ये आएगा 158 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो 158 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 158 ग्राम्स, इतने ग्राम सोडियम थायोसल्फेट के हैं। अच्छा, डेंसिटी अपने पास 1.25 ग्राम्स पर मिलीलीटर है, तो अगर मैंने 1000 ml सोल्यूशन माना है तो उसका मास 1250 ग्राम हो जाएगा। ये सोल्यूशन का मास, ये सॉल्यूट का मास। यहाँ से अपन को फाइंड कर लेना है परसेंटेज बाय मास। 3 × 158/1250 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, और ये कैलकुलेशन जब की जाती है तो फाइनली वैल्यू आती है 37.92%। ये आप लोग अपने लेवल पर करके देखें। 39th क्वेश्चन, कौन सा पॉलीमर एसिडिक मोनोमर से सिंथेसाइज नहीं किया गया है? तो इसके लिए आपको इनके मोनोमर्स पता होना चाहिए। नायलॉन 6 का मोनोमर क्या होता है? हेक्सेन, डायमीन एंड एडिपिक एसिड, 6 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। टैक्रोन के मोनोमर्स क्या होते हैं? टेरेफ्थैलिक एसिड, टेरेफ्थैलिक एसिड तो एसिड हो ही गया, एंड इथिलीन ग्लाइकॉल,
CH2OH CH2OH। बेकेलाइट के मोनोमर्स क्या होते हैं? फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। टेफ्लॉन का मोनोमर होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरोईथीन। तो किसके मोनोमर में एसिड नहीं है? डेफिनेटली टेफ्लॉन के मोनोमर में ही नहीं है, अदरवाइज सबके मोनोमर में एसिड है। फिनॉल भी एक एसिड होता है, फिनॉल हैज़ एसिडिक कैरेक्टर। तो 39 का आंसर जाएगा डी। 40th क्वेश्चन, कौन से सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है? इसके लिए आपको सॉलिड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़रूर है, बट ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। CO2 सॉलिड को ड्राई आइस कहते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट तो कम ही है। ये दोनों मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। KCl आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। और SiO2 नेटवर्क सॉलिड है, नेटवर्क सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इनको मेल्ट करने के लिए आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग का पूरा नेटवर्क तोड़ना पड़ता है। 40 का आंसर सी। 41st क्वेश्चन, कौन सा सीक्वेंस सही नहीं है प्रॉपर्टी के लिए? तो आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए, जैसे ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में पता होना चाहिए, ल्यूइस एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। ये दोनों ऑर्डर्स एक्चुअली सही बने हुए हैं, क्योंकि BF3 में फ्लोरीन के लोन पेयर के साथ बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो जाता है, और फिर बोरॉन का एम्प्टी ऑर्बिटल फिल्ड फील करता है, और इस वजह से उसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है। आपको बेसिकली C और D पर फोकस करना चाहिए। अगर आपको ऊपर वाली चीज़ों में कन्फ्यूजन है तो भी आप C और D को देखिए, क्योंकि C और D में ऑर्डर्स ऑपोजिट से दिए हुए हैं। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ सही हो सकती है। अगर आप स्मार्टली सोचें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर C और D में से ही कोई एक होगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही चीज़ सही हो सकती है। अगर अपन इनर्ट पेयर इफेक्ट याद करें तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण नॉर्मल जो ग्रुप वैलेंसी होती है उससे 2 यूनिट कम वैलेंसी शो करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ती है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, बोरॉन की वैलेंसी 3 है, लेकिन नीचे जाने पर जब हमें इंडियम या थैलियम मिलता है तो इनकी वैलेंसी जो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है वो 2 यूनिट कम वाली हो जाती है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। जो NS2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर्ट हो जाते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता है। तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी है डेफिनेटली। 42nd क्वेश्चन, साइक्लोहेक्सेन और इथेनॉल का मिक्सचर। असल में साइक्लोहेक्सेन तो है नॉन पोलर और इथेनॉल है पोलर, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है मॉलिक्यूल्स के बीच में। इट इज़ नॉट ओनली पोलर बट इट इज़ पोलर प्रोटिक। तो इसके जो स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं वो साइक्लोहेक्सेन से सराउंड होने पर उतने स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से रिप्लेस नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब ये अनलाइक टाइप ऑफ सब्सटेंसेज हैं और इनमें वीकर अट्रैक्शंस डेवलप होंगे, और ऐसी सिचुएशन में फिर राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डिविएशन आएगा। 43rd क्वेश्चन, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 बोर मैग्नेटन आ रहा है। अब आप यहाँ पर पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का, √n(n+2) बोर मैग्नेटन। उसकी वैल्यू 2.84 बोर मैग्नेटन रखेंगे तो आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 मिलेंगे। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस सिचुएशन में 2 हो सकते हैं? यहाँ पर आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से सोचिए। T2g और Eg, ये 2 लेवल्स, ये 3 ऑर्बिटल्स T2g, ये 2 ऑर्बिटल्स Eg। पहले D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो फिर स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 2 नहीं। ऐसे ही फिर D3 देखें, D3 में चाहे वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड हो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, वो भी सही नहीं है। D4 वीक फील्ड लिगेंड में, वीक फील्ड लिगेंड में अगर D4 लोगे तो फिर इलेक्ट्रॉन Eg में चला जाएगा और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, ये भी सही नहीं है। D4 अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में लेते हैं तो फिर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, स्प्लिटिंग ज़्यादा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन Eg में शिफ्ट नहीं होगा
और ऐसी सिचुएशन में फिर हमको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो ये A, ये B, ये C और ये D वाला केस है, और D वाला केस हमारे लिए अप्रोप्रिएट बैठ रहा है। 43 का आंसर D। 44th क्वेश्चन, CO2 और SiO2 की प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस किस वजह से है? तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि CO2 तो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, लीनियर शेप्ड मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड्स भी हैं और 2 पाई बॉन्ड्स भी हैं। लेकिन SiO2 में सिलिकॉन और ऑक्सीजन का सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बन रहा है, ठीक है ना। एवरी सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन एटम्स एंड एवरी ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू 2 डिफरेंट ऑक्सीजन एटम सिलिकॉन एटम्स। सिलिकॉन जो है वो 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है। इस तरह का सिग्मा बॉन्ड का नेटवर्क है। SiO2 इज अ नेटवर्क सॉलिड। तो SiO2 में कोई पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं है। SiO2 नेटवर्क सॉलिड क्यों बना है? इसके लिए कारण यही है कि सिलिकॉन का जो 3p ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन का जो 2p ऑर्बिटल है, इनमें साइज़ का डिफरेंस है, और साइज़ के डिफरेंस के कारण इनमें पाई बॉन्डिंग वीकर बनती है। इसी वजह से ये सिग्मा बॉन्ड ही आपस में बनाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस अगर आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 45th क्वेश्चन पर आए। ये जो BH3 THF H2O2 OH- वाली रिएक्शन है, इसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर है, साथ साथ ये सिन एडिशन भी है। एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन एज वेल एज सिन एडिशन ऑफ वाटर, मतलब H और OH सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड से ऐड होंगे। H एंड OH विल ऐड फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, और OH ऐड होगा लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन पर। लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन ये वाला दिख रहा है, यहाँ पर OH का ऐड होना और H और OH का सेम साइड ऐड होना, ये दिखा रहा है कि गिवन ऑप्शंस में ए ऑप्शन ही करेक्ट है। 45th क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस आप देख लें, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से अपन सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। ओवरऑल ये टेस्ट पेपर का लेवल मुझे अच्छा लगा। अच्छे स्टूडेंट्स के लिए मौका है स्कोर करने का। एनी स्कोर इन एक्सेस ऑफ 150 इज़ वेरी गुड, ठीक है। एंड स्कोर बिलो 130 इज़ पुअर, and score in excess of 160 is excellent. Good students should expect to score in excess of 150 in this test paper, ठीक है। चलिए मेहनत करते रहिए। अगर अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए तो आपको इम्प्रूवमेंट करना है, वीकर एरियाज़ पर वर्क करना है। फिर मिलेंगे किसी और टेस्ट पेपर के डिस्कशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।